अगर आपको एक्सरसाइज 8.2 करना है तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये टेबल को हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको पूरा का पूरा बना के दिखा देता हूँ। इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 4 तक लिखना है। लिखने के बाद आपको हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करके रूट लगा देना है। तो मैंने 4 से डिवाइड करके रूट लगा दिया। तो रूट लगाने के बाद जो आंसर आएगा ना, वही साइन का वैल्यू हो जाएगा। तो 0/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/4 का मतलब है 0, और 0 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर अल्टीमेटली 0 ही आएगा। 1/4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 2 ज़र 4, यानी कि आंसर आएगा 1/2। 2/4 है, 2/4 को जब हम काटेंगे तो ये एक बन जाएगा 1/2। 1/2 को जब हम बाहर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, तो रूट 2 की जगह पे रूट 2। वैसे ही रूट 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ऐसे 4/4 का मतलब है 1, और 1 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो आप देख लीजिए, जैसा साइन का वैल्यू था वैसा ही निकल के आ चुका है। ठीक है, इस साइन के वैल्यू से मैं आपको पूरा का पूरा टेबल बना के दिखा दूंगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आया ये साइन का वैल्यू है। अगर आपको कॉस के टेबल का वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज करना है। जैसे 1 इधर है तो इधर आ जाएगा, 0 इधर है तो इधर चला जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये चला जाएगा इधर, और ये चला जाएगा इधर। तो हम लिख लेते हैं, 1 को सबसे पहले लिखना है, ये आ जाएगा इधर √3/2, इधर आ जाएगा 1/√2, इधर चला जाएगा 1/2, और 0 इधर है तो इधर चला जाएगा। तो ये साइन का वैल्यू था, ये कॉस का भी निकल के आ गया। कॉस का निकलने के बाद हमें पता होता है हमें टेन का फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो साइन बाई अगर कॉस है तो मतलब कॉस से अगर हम साइन को डिवाइड करेंगे तो टेन का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, √3/2 और 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इधर करके दिखा देता हूँ मैं, 1/2 और √3/2 जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/√3। 1/√3 सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। इधर 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? √3। 0 से 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 1 से 0 का डिवाइड हो जाता है, आंसर 0 आता है, बट 0 से हम कभी भी किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर अभी तक कोई भी इंसान नहीं निकाल पाया, यहाँ तक कि मैथमेटिशियन लोग भी नहीं निकाल पाए। तो हम लोग अगर इसका वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसका ये जो निकल के आया ये साइन का वैल्यू है, ये जो निकल के आया कॉस का है, और ये टेन का है। हमें पता है कि टेन का ऑपोजिट होता है 1/कॉट। तो कॉट का अगर हमें निकालना है तो इसका जस्ट पलट देना है। 0 को अगर पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? 0 के नीचे क्या है? 1 है, तो पलट देंगे मतलब ऊपर का वैल्यू नीचे चला जाएगा, नीचे का वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो अभी 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 है तो आंसर √3/1 हो जाएगा। 1 इधर 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1/1 का मतलब क्या होता है? 1। √3 है, √3 के नीचे क्या है? ये जब पलट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। और इधर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड के नीचे भी 1 है। नॉट डिफाइंड को जब हम चेंज करते हैं, जैसे 0/1 को नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, 1/0 को नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, वैसे नॉट डिफाइंड बाई 1 को 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको पलटेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे कॉस का अपोजिट होता है सेक, 1/सेक। साइन का अपोजिट होता है 1/कोसेक। तो सेक का वैल्यू अगर निकालना है तो इसका अपोजिट मतलब 1, इधर 1 है, नीचे भी 1 है, 1 को पलटेंगे तो 1, इधर √3/2 है, पलटेंगे तो 2/√3, 1/√2 है, पलटेंगे तो 2, 1/2 है, 2 हो जाएगा, 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइंड।
तो वैसे ही 0 को फिर से पलटेंगे तो नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। 2/√3 है, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये जो टेबल है ना, इधर तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया, इसको मैं इधर से मैंने फिर से बना लिया है। तो इधर से हम समझ लेते हैं। जैसे साइन का ऑपोजिट क्या हो गया, कॉस पूरा पलट जाता है। 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू इधर रह गया। उसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और 10 के वैल्यू को हम अगर इस जैसे साइन का और कॉस का क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है ना, वैसे ही 10 और कॉट का भी क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। इधर देखो √3, इधर भी √3, 1/√3, 1/√3, 0 0 नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। वैसे ही कॉसेक और सेक का भी होता है। इधर 2 2 √2 √2 2√3 2/√3 नॉट डिफाइन 1 1। तो ये टेबल आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट 6 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा समझा दिया। इससे डिटेल में इतने कम टाइम में कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, तो अभी टेबल तो हो गया। अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 6, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल इधर है B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल इधर 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको निकालना है BC और AC, ये साइड निकालना है और AC निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक अगर दो साइड गिवन है तो तीसरे साइड को तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल चुके हैं, पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको करके दिखाया है। और जस्ट आपको ये साइड अगर निकालना आ जाए तो ये साइड तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो इस साइड को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, जो हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ाई की है। तो इधर ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन। तो जो जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है इधर हमने लिख लिया, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 30 डिग्री। तो C निकाल लिया है, हमें अभी टारगेट है BC निकालना है। एक साइड गिवन है और अगर हमें BC निकालना है तो हमें पढ़ाई की थी कि अगर ये एंगल होता है तो हमेशा अपोजिट, ये जो अपोजिट साइड होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और जो पास में होता है जिसको हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो गिवन है तो हमें अगर BC को अगर तो अगर हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिख लेते हैं, ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिख लेते हैं तो इधर का एक साइड भी आ गया और ये निकालना है, इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो इसका वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस को हम लिख सकते हैं 10, और इधर एंगल क्या गिवन है C, तो 10C को लिख सकते हैं 10C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो C का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 10 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है इधर तो AB है और नीचे क्या है BC, यानी कि ऊपर 5 और नीचे BC। और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 5/BC। अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले BC इंटू 1 क्या हो जाएगा BC, 5 इंटू √3 5√3, ख़त्म, ये BC निकल के आ गया। ऐसे ही हम ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के लिए तो दो मेथड है, पहला तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और दूसरा आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से भी निकल सकता है। मैं आपको दोनों मेथड दिखा देता हूँ। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाल सकते हैं, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। अगर AC इधर लिख लेंगे तो स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो रूट बन जाएगा। AB का वैल्यू है 5 और BC का वैल्यू अभी निकाला है 5√3, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इधर बन जाएगा 25, और 5 का स्क्वायर तो होता है 25 बट √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 9, √9 का मतलब हो जाएगा 3। तो हम अगर किसी भी दो ऐसे नंबर जिनका जो रूट के अंदर है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना रूट वाला नंबर निकल के आ जाएगा, यानी कि √a इंटू √a क्या होगा a। यही आप याद रख लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो √3 इंटू √3 का वैल्यू क्या आएगा 3, और 3 इधर कितना आया था 5 5 ज़र 25 25 3 ज़र कितना होता है, इधर 5 का स्क्वायर था 25 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 25 इंटू 3 होता है 75, और √75 और 25 को करेंगे तो √100 का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर।
AC निकल के आ गया। ये तो पार्ट ये में तो मेथड 1 हुआ, ठीक है, मेथड 1। हम मेथड 2 से भी देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत जगह पे काम आएगा। आप जब एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री पढ़ोगे तब भी काम आएगा। को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा, साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे ये किया तो साइन, जैसे ये निकाला, ऐसे हम इधर AB बाई AC कर लेंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और 5/AC, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू AC तो AC हो जाएगा, और 5 2 जार 10 सेंटीमीटर। तो अब देख लो दोनों में थोड़ी सही है। ये हमने पहले एक्सरसाइज में कराया और ये तो आपको नया सीखने को मिला, ठीक है। हम जब नई चीज़ सीखते हैं ना तो हमें यही इजी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम जब नई चीज़ सीखते हैं तो यही इजी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लो, यही इधर तक अगर आप करके रख देते हो तो ये भी सही है, और अगर ये करने के बाद आप ये करते हो तो ये भी सही है। आपको जो अच्छा लगे सीख लीजिए और कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल एट क्यू, PQ दिया है 3 सेंटीमीटर, PR दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और P निकालना है, QPR मतलब P निकालना है, और PRQ मतलब R निकालना है। P एंगल और R एंगल निकालना है। तो साइड्स का रेशियो निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो इधर 2 साइड दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम एंगल R मान लें, पहले हम एंगल R निकालेंगे। तो अगर R निकालेंगे तो ये साइड क्या हुआ, इसका ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो पास में होता है वो बेस, और जो लंबा होता है वो हाइपोटेन्यूज। मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो रहता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहता है। ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन देखने को मिला था, ठीक है। तो ये एंगल दिया हुआ, ये साइड दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से हम रेशियो बना लेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, P/H का मतलब होता है साइन, साइन, और ये एंगल से हमने देखा है तो साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो PQ/PR लिख लिया 3/6, 3/6 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो साइन R का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/2, और साइन R अगर 1/2 है, ठीक है। साइन कितने डिग्री पर 1/2 होता है, साइन कितने डिग्री पर 1/2 होता है 30 डिग्री पर। तो हम इधर 1/2 की जगह साइन 30 लिख लेते हैं, ठीक है। और इस साइन से साइन जब कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड साइन है तो साइन साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल अल्टीमेटली R क्या बचेगा, एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर एंगल R 30 डिग्री निकल गया और ये है 90, तो ये कितना बनेगा, ओबियसली बात है 90 है 30 है तो तीसरा एंगल 60 ही बनेगा। पर मैं करके दिखा देता हूँ। हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, और तीनों साइड का जब हम एडिशन करते हैं तो 180 डिग्री निकलता है। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर हमें एंगल P निकालना है तो एंगल Q और R को 180 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल Q का वैल्यू कितना है, एंगल Q तो 90 डिग्री है, और R कितना है 30 डिग्री है। तो एंगल P निकालने के लिए 180, तो 90 प्लस 30 कितना होता है 120 डिग्री। तो 180 से 120 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ख़त्म। तो अभी जो क्वेश्चन में गिवन लिखा था वो लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन में लिखने के लिए आप पहले जब सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना, और जब आंसर मेन आंसर लिखोगे तो ऐसे लॉन्ग फॉर्म में लिख देना, ठीक है। एग्जामिनर में ख़राब इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसे ही आंसर लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही आप आंसर को उसी फॉर्मेट में फिनिश करना, ठीक है। आप बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हो इनको, आंसर को, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एग्जाम्पल 8 की बारी। तो एग्जाम्पल 8 में क्या लिखा है, आपको ये वैल्यू दिया हुआ है साइन का, कॉस का एक वैल्यू दिया है, आपको बोला है एंगल फाइंड A एंड B। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद उधर ही सॉल्व करते हैं।
लोग ये जो चीज़ें हैं ना, कन्फ्यूजिंग जो चीज़ें हैं, इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको जस्ट यही ध्यान रखना है कि इस वैल्यू से आप एंगल ए और बी निकाल पा रहे हो क्या नहीं। अगर निकाल पा रहे हो तो इनको आप ध्यान नहीं, या अगर आप नहीं भी लिखोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिख लिया है, ठीक है। इसमें से आपको ए और बी निकालना है। तो ए और बी निकालने के लिए हमें पहले ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ को तो हटाना पड़ेगा। तो साइन और कॉस को हटाने के लिए पहले हमें ये 1/2 को साइन के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस 1/2 को भी कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। तो यही हम लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लिख लिया है, तो ऐसे ही कॉस का लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड कॉस कॉस है तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या निकल के आएगा इधर से 30 डिग्री, और a प्लस बी का वैल्यू क्या निकल के आएगा 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो, इसको आप इक्वेशन 2 दे देना। देने के बाद 1 में से 2 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देना है, आपको ऐसे लिखना है, लिख के माइनस कर देना है। तो जो प्लस वाला है ना, उसको आप ऊपर लिखने की कोशिश करना। उसके बाद जो माइनस वाला है उसको नीचे लिखना, ठीक है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, बट मैं आपको इजी तरीके से समझा दूंगा। ये एलिमिनेशन मेथड चैप्टर नंबर 3 पे आएगा, ठीक है। तो उधर मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आप जस्ट इधर यही याद रख लो कि जो प्लस वाला है ना, वो माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल आउट। और जो जो प्लस प्लस है, ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, इन दोनों का एडिशन हो जाता है। तो ए और ए प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 2 है, और 30 और 60 और 30 प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो ए इधर से क्या निकल के आ गया, ए इधर 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल के आ गया 45 डिग्री। तो इसी 45 डिग्री को हम ए इक्वेशन 1 पे पुट कर देते, पुट करके बी निकाल देते, या इसमें पुट कर देते। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो ए की जगह पे 45 डिग्री पुट कर दिया, तो बी का वैल्यू क्या निकल के आएगा प्लस 45 इधर है, तो उस साइड जब चला जाएगा तो 60 में से प्लस 45 से माइनस 45 बन जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या निकल के आ गया 15 डिग्री। ख़त्म, और कुछ नहीं है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। बाकी ये जो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, अगर आपको इधर समझ में नहीं आया है, ये मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 3 पे समझाऊंगा। आप जस्ट यही याद रख लो, इधर से ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, और जो प्लस वाले हैं उनका एडिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो पहला 2 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। तो इधर साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये टेबल सीखना है और सीख के वैल्यू पुट करना है, और कुछ नहीं है। इस एक्सरसाइज में अगर आपको ये टेबल आता है ना, और अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख के सॉल्व करता हूँ। आप वैल्यू सीखना, सीखने के बाद ट्राई करना, आपसे भी होना शुरू हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2। तो वैसे ही कॉस 30 का वैल्यू भी है √3/2, सेम वैल्यू होता है। और उसके बाद साइन 30 तो दूसरा ही वैल्यू है 1/2, और ये भी कॉस 60 भी सेम ही है, ठीक है। तो इसको जो ये कुछ जहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं दिया रहता है ना, उधर मल्टीप्लाई दिया रहता है, ये आपको याद रखना है। तो बॉडमास का नियम यही कहता है कि पहले आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 2 सर कितना बन जाएगा 4, √3 इंटू √3, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। √3 इंटू √3 कितना होता है 3 हो जाता है। तो नीचे इधर भी 4, 2 2 सर 4, 1 1 सर 1। इसको जब हम फिर से एलसीएम लेंगे तो इधर नीचे हो जाएगा 4 4, और 4 का एलसीएम 4 ही होता है। और नीचे अगर कोई चेंज नहीं आया तो ऊपर का भी सिंपल एडिशन ही हो जाता है। तो 4/4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइंस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री होता है √3/2 स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो होता है वही, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री जो होता है वही साइन स्क्वायर 60 डिग्री होता है। साइन और कॉस का वैल्यू तो सेम ही, इंटरचेंज ही हो जाता है। तो ये अगर इधर √3/2 का स्क्वायर है तो इधर भी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
2 और 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इधर √3/2 है, √3/2 का हम जब सॉल्व करेंगे, और इधर भी सॉल्व करके रख सकते हैं क्योंकि इधर प्लस है, प्लस 3/2 √3/² है, और इधर माइनस है, तो कोई भी वैल्यू प्लस में होता है और माइनस में होता है तो ऑब्वियसली बात है कैंसिल आउट हो जाता है। फिर भी मैं और एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ। तो इधर हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, 3/4 में से इधर प्लस है और इधर माइनस है, 3/4 में से 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर अल्टीमेटली इधर अगर 0 बचा, 2 + 0, 2 + 0 का मतलब क्या है 2। सॉल्व। कितने इजी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल आता है तो ये क्वेश्चन तो मक्खन है, मक्खन की तरह निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्लास 9 का एक टॉपिक है जिसको हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का प्रॉपर यूज़ होता है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है √b + √c, ठीक है, और नीचे है √a + √b। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना, उसको हम इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट है और √b, √a और √b। ऊपर वाले वैल्यू के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करते, ऊपर वाला इधर ला के नहीं लिखते, नीचे वाला वैल्यू इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं, और जो साइन होता है ना उसका ऑपोजिट लिख लेते हैं। इधर माइनस लिख लेते हैं और इधर माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और इसके बाद इसका ये नंबर जो इरेशनल नंबर है ना, ये रैशनल हो जाता है। ठीक है, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में यही करते हैं, नीचे वाला वैल्यू को इधर लेके बिठा देते हैं। बिठाने के बाद जो प्लस वाला साइन है निगेटिव कर देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अल्टीमेटली इस स्टेप का यही गोल रहता है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, उधर एक रैशनल नंबर बन जाए। नीचे वाले नंबर में अगर इरेशनल नंबर रहा तो उसे हम नंबर फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो उसको हमें चेंज करने के लिए नीचे वाले के साइड में हमें इरेशनल नंबर से रैशनल बनाना पड़ता है, इसी प्रोसेस के ज़रिए। ये मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके अभी दिखा दूंगा। तो इधर से हम वैल्यू ये क्वेश्चन लिख लिया है, वैल्यू लिख लेते हैं अभी। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, और sec 30 का वैल्यू होता है 2, और cosec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है, तो फॉर्मूला में थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो मैंने सही कर दिया है। sec 30 का वैल्यू होता है 2, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, और cosec 30 का वैल्यू होता है 2, जो मैंने इधर लिख लिया है। 2/√3 sec 30 का वैल्यू होता है और cosec 30 का वैल्यू होता है 2। तो सबसे पहले स्टेप 1/√2, नीचे वाले वैल्यू को सॉल्व करना है। तो नीचे √3 है और इसके नीचे 1 है, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे √3 पूरा आ जाएगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, और इधर नीचे 1 है तो 1 × √3 होता है √3, यानी कि ये √3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2√3। उसके बाद ये स्टेप रहता है, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं, मल्टीप्लाई रहने देते, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/√2 है, उसके बाद इधर डिवाइड है, इस डिवाइड को जब हम चेंज करते हैं, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला वैल्यू नीचे चला आता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस वैल्यू में नीचे वाले वैल्यू के अंदर इंटरचेंज हो जाता है। तो ये स्टेप हो गया। तो उसके बाद होता है, इधर से शुरू हो जाता है रैशनलाइज का प्रोसेस। इधर 1/√2 है, तो नीचे वाले वैल्यू में क्या होना है, इस √2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में p/q फ्रॉम रहता है, और q इज़ नॉट इज इरेशनल नंबर, q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। मतलब इस नंबर को हमें √2 से ऐसा एक नंबर बनाना है जो कि एक रैशनल नंबर हो। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर √2 है, नीचे वाले हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इधर कोई साइन है प्लस माइनस का नहीं है, तो इधर भी हमें साइन नहीं लगाने की ज़रूरत है, नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम इधर कर देते हैं। उसके बाद इस स्टेप में भी करते हैं √3
2 + 2√3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 + 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 + 2√3। तो क्या बन जाएगा, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 × √2 √2, √2 × √2 क्या बनेगा, 2। और इधर √3 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो जब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं तो साइन क्या होता है, हो जाता है ऑपोजिट हो जाता है। इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा माइनस, दोनों जगह पे माइनस लग जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × √3 क्या बन जाएगा, 2√3, माइनस है तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। √3 × √3 क्या होता है, 3, और इधर 2 पहले से ही है तो 3 2 जर कितना हो जाएगा, 6, और नीचे में एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, a - b और a+b। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a - b a+b = a² - b²। तो ये फार्मूला लगाएंगे अभी, तो इधर 2 का स्क्वायर बन जाएगा और इधर 2√3 का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं √2/2। तो इसमें देख सकते हो कि इसमें 2 और इधर 2 भी आ रहा है, दोनों जगह पे 2 आ रहा है और नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है। तो इधर से हम अगर कॉमन निकाल ले 2 को तो 2 कैंसिल आउट हो सकता है। तो इधर से अगर 2√3 में से 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या अंदर, √3 बच जाएगा। और 6 में से अगर हम 2 कॉमन निकाल ले तो 6 2 3 होता है, तो 2 तो निकल गया, बचा क्या, 3, तो √3 बच जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तो 4 3 12। तो इधर 2 आया, नीचे भी 2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट। ऊपर में क्या बन जाएगा, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6, और √2 × 3 क्या बन जाएगा, 3√2। और नीचे 4 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे, 12 को माइनस करेंगे तो -8 बन जाएगा। तो नीचे वाले में निगेटिव देखने में सुंदर नहीं लगता, तो इस नीचे वाले के निगेटिव को हम ऊपर लेके चले जाते। जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो दोनों जो साइन है अपोजिट हो जाएंगे। जो +6 है, +√6 है, वो हो जाएगा -√6, और ये जो -3√2 है वो हो जाएगा +3√2/8। होपफुली आपको समझ में आया होगा आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इधर नया एक रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट घुसा दिया। ठीक है, और कुछ नहीं है, इसमें कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन लेके माइनस को ऊपर लेके जाना होता है। इसमें रैशनलाइज है, इसमें कॉमन लेना है, और इधर a+b और a - b का जो a² - b² का जो फॉर्मूला है वही लगाना होता है, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसके लिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इधर मैंने देख के वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो अभी इधर एलसीएम लेके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नीचे 2 और √3 है, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 और 2√3 ही बचेगा। इधर नीचे 2 और √3 है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 बचेगा। 2 और √3 का एलसीएम ले लिया तो इसमें 1 है, तो 2 तो इस एलसीएम के अंदर √3 जस्ट नहीं आया, 2 तो इधर आ गया, तो ये √3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं होता है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें देखो, इस 1 के नीचे क्या नहीं है, 2 और √3 दोनों ही नहीं है, तो ये 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√3। इसमें √3 में देखो क्या नहीं, इसमें √3 में क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 4। तो वैसे ही इसमें देखो √3 के नीचे क्या नहीं है, और इधर देखो 2√3 है, 2√3 में से √3 बच गया, मतलब 2 बच गया, तो ये 2 जाके इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। तो इधर 2 है और इधर 2√3 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कॉमन ले लो, और जो बचेगा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखो नीचे कुछ भी नहीं है और इधर 2√3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बैठ जाएगा, 2√3। ठीक है, जस्ट एलसीएम का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो ये मैंने जो किया है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो
इधर दोनों में से 2√3 और 2√3 को कैंसिल आउट हो जाते हैं और रूट वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, जो जिसमें रूट नहीं है उनको अलग कर देते हैं। तो रूट वाले इधर √3 है और इधर 2√3 है, तो √3 और 2√3 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 3√3। इसमें भी √3 और 2√3 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 3√3। -4 इधर है, इसको एक साइड कर देते हैं, +4 इधर है, इसको एक साइड कर देते हैं +4। उसके बाद देखो इधर नीचे एक इरेशनल टर्म आ गया, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वही रैशनलाइज। तो इधर मैंने लिख लिया है, सेम टू सेम उधर लिखा है, जैसे इधर प्लस की जगह पे माइनस लिखा है और ये चेंज हो जाता है तो माइनस माइनस, तो वो मैंने लिख दिया था। ठीक है, और नीचे देख लो प्लस और एक माइनस है और नीचे की ऊपर में क्या है माइनस माइनस है। तो अगर दो माइनस माइनस में अगर मल्टीप्लाई में है तो वो स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर बन के उसका फॉर्मूला हो जाता है a² - 2ab + b²। और अगर एक माइनस और एक प्लस है तो a² - b²। ये तो आपको पहले से ही पता था और ये भी आपको क्लास 9 में पता था, बट फिर भी मैंने रिवाइज़ करा दिया। तो अभी अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कर दिया, अभी जैसे इसको तोड़ना है, तोड़ के इसी फॉर्मेट में लिखना है। पहले तो a² आएगा, तो यानी कि √3 का स्क्वायर -2ab, 2a का वैल्यू है √3 और b का वैल्यू है 4 प्लस 4 का स्क्वायर। और नीचे अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। 9 3 ज़र 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 ज़र 27, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 27 - 16 हो जाता है 11। इसका स्क्वायर अभी करके दिखाया है मैंने आपको, 27 होता है, और इसका प्लस करके मैंने दिखाया आपको 16 होता है। ये 2 4 ज़र होता है 8, 8 3 ज़र होता है 24, 24 √3। तो ये जो प्लस वाले है, ठीक है, ये तो नॉर्मल नंबर है, इसमें तो कोई √3 जुड़ा हुआ नहीं है, तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं। तो 7 और 3 हो जाता है 13, कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 और 2 4, 43 -24 √3/11। ठीक है, तो इधर सारे क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, ये तो MCQ है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये तो MCQ तो ऐसे ही निपट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं और ऑप्शन बताते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, देख लो 1/√3 होता है, तो 2 1/√3। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे 1 और 10 1/√3 का स्क्वायर, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़र कितना हो जाएगा 2/√3, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसका जब हम LCM लेंगे तो ऊपर तो रहेगा 2/√3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे में प्रॉब्लम है। 3 1 है तो 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 ज़र 3 1, और नीचे में पूरा नंबर आ जाएगा 3। अभी कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले का मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर के साथ इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ख़त्म। तो 2 3 ज़र कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2 3 ज़र और नीचे हो जाएगा √3 इंटू 3 + 1 कितना हो जाता है 4। तो 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा 2 और √3। मैंने कहा था 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, तो एक √3 से अगर 3 कैंसिल आउट हो गया बचेगा क्या √3। तो √3 का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये मैंने किया था। तो √3 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा sin 60, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन है 1 - 10² 45 डिग्री, 1 - 10² 1 + 10² 45 डिग्री। तो 1 - 10² 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, बट फिर भी लिख लेते हैं। इसमें भी सेम वैल्यू है,
तो सेम वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2। 0/2 का मतलब 0 होता है। अगर ये 2/0 हो जाता तो नॉट डिफाइंड होता। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं एग्जामिनर, हमेशा 0/2 ही ऐसे ही पूछेगा, नॉट डिफाइंड वाला क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब क्वेश्चन है साइन 2 है इक्वल टू 2 साइन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि वैल्यू गिवन नहीं है, आपको वैल्यू पुट करके खुद से निकालना होता है। जैसे आप ऑप्शन में देख सकते हो, बुक में देख लेना, ऑप्शन ए में लिखा है 0 डिग्री, बी में लिखा है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू पुट करके चेक करना होगा कि दोनों वैल्यू के लिए सही है या नहीं। तो पहले हम 0 डिग्री पुट करके चेक कर लेते हैं। तो इधर 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, इधर भी 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, साइन। ठीक है, 2 0 0 कितना होता है 0, तो साइन 0 डिग्री इधर बचा, और 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मतलब होता है, तो आंसर अल्टीमेटली 0 आएगा। और इधर 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, और 2 इंटू 0 0, यानी कि 0 डिग्री पर ये दोनों वैल्यू जो है ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग ही रहेंगे, फिर भी मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे साइन 30 डिग्री है, ठीक है, ऑप्शन बी में आपको पुट करके दिखा दे रहा हूँ 2। अगर मैं 30 डिग्री पुट करूँगा तो क्या आएगा, ठीक है, तो साइन 2 से कितना हो जाएगा साइन 60, और इधर 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, और इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1। क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये अनइक्वल हो गए। अगर ये दोनों अनइक्वल है तो इस 30 डिग्री इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जस्ट 0 डिग्री के लिए ही सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट 1 के साथ इक्वल ही है। ठीक है, 1 में जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है। ठीक है, इसमें प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस, तो इसमें भी हमें वैसा ही करना है। इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो इधर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो 2 करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अल्टीमेटली √2 आंसर आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। इधर तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। एलसीएम आपको दिखा देता हूँ, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, और बीच के दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इधर कर देते हैं, इधर हो जाएगा 2 2 ज़र 4, और नीचे हो जाएगा √3 इंटू 3 से 2 माइनस करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, 2 से 2 काट गया, सॉरी इधर नीचे तो 3 बचाना, तो 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 3 चला जाएगा ऊपर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़र 6 है, तो इधर मैंने 3 2 ज़र 6 लिखा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये √3 से √3 जब आप कैंसिल आउट करोगे तो इधर 2 √3 है, तो 1 √3 बचेगा, और 1 √3 का वैल्यू होता है 10 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जैसे आप देख लो, ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। इसमें लिखा है साइन a + b और साइन a और b, क्या ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है, ट्रू है, तो इसे जस्टिफाई भी करना है, और अगर गलत है तब भी जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई का मतलब क्या है, क्या अगर आपको रीज़न पता है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में तो ये नहीं पूछेगा कि जस्टिफाई करो, आपको पूछेगा अगर आपको सॉल्व करना आता है तो जस्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्या ये दोनों इक्वल है। ठीक है, साइन ए की जगह पे हम पुट कर लेते हैं साइन 60, और बी की जगह पे पुट कर लेते हैं 30। तो साइन 60 और 30 कितना हो जाता है साइन 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो वैसे ही अगर हम इनको अलग अलग निकालेंगे, साइन 60 और साइन 30 को लिख के, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाता है ऑलमोस्ट √3/2, और ये हो जाता है, ये तो साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। क्या आपको लगता है ये इसका एडिशन करने के बाद आंसर 1 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा
फॉल्स हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या लगता है आपको, ये थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है? मेरे को तो लगता है हाँ, क्योंकि इधर पहला वैल्यू क्या था 0, 0 के बाद क्या हुआ हाफ यानी कि 0.5, उसके बाद 1/√2 यानी कि और वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ 1/√2 से मैंने यानी कि 1.4, √2 का वैल्यू होता है 1.4, जब आप डिवाइड करोगे तो 0.7 समथिंग आ जाएगा। ये जब करोगे तो यानी कि 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, तो ये वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुआ तो क्या हो रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है क्या, ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो आप हिसाब से देख लो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस। क्या थीटा के वजह से साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है। तो ये वैल्यू तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, मेरे को 100% ट्रू लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कॉस थीटा की वजह से क्या थीटा इंक्रीज होता है? थीटा इंक्रीज होने से क्या कॉस थीटा इंक्रीज होता है? अब देख लो, अगर हम 0 से 30 जाएंगे, 0 से 30 जाएंगे तो क्या वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है? नहीं, इधर वैल्यू डिक्रीज़ हो जा रहा है, 1 से लेकर के 0 तक जा रहा है। ठीक है, तो वैल्यू डिक्रीज़ हो जा रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये दूसरा का आंसर है, ये तीसरे का आंसर है। अब चौथा आंसर देख लेते हैं। इधर बोला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ऑल वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा हर वैल्यू के लिए क्या इक्वल है? नहीं, जस्ट एक वैल्यू के लिए इक्वल है। साइन 45 और कॉस 45 एक वैल्यू के लिए इक्वल है। क्या साइन 30 और कॉस 30 दोनों में इक्वल है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अगर बोलता एक वैल्यू के लिए तो हम मान लेते, बट ऑल वैल्यू बोल दिया, ये ऑल स्टेटमेंट अगर नहीं होता तो ये सही हो जाता। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी, फोर्थ वाला जो है ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं। अब बोला है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड एट एंगल 0। क्या कॉट ए नॉट डिफाइंड एंगल 0 पे? हाँ, सही बात है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो अब उन MCQ की बात कर लेते, उन ट्रूथ्स की बात कर लेते जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में नहीं कराया था, इस एक्सरसाइज पे बेस्ड था। ठीक है, अगर मैंने कोई चीज़ बोला है तो मैं तो करूँगा। ठीक है, बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, तो इसी लेक्चर में अंदर अपलोड करूँगा। अब देख लो, इधर क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है ये 8.1 का है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है? हाँ, 1 से ये वैल्यू 1/√3 ये छोटा है, 0 ये छोटा है, बट क्या हमेशा छोटा होता है? नहीं, √3 का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा छोटा नहीं होता। ठीक है, अगर हमेशा बोल दिया, एलवेज बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। तो 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का अगर 1 का 1 देखोगे, 11 का 1 पूछोगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब क्या पूछा है, सेक ए इक्वल टू 15/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये सही हो सकता है? देख लेते हैं। पहले हम मतलब समझ लेते हैं सेक थीटा का मतलब क्या है। सेक थीटा का मतलब है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। तो अगर हाइपोटेन्यूज बाई बेस है, क्या ऊपर का वैल्यू नीचे से बड़ा होगा? डेफिनेटली, ऑब्वियसली बात है, होगा ही होगा, क्योंकि 5 से 12 बड़ा नहीं होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? क्या ये एंगल फॉर सम वैल्यू के लिए हो सकता है? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऊपर का वैल्यू अगर बड़ा है तो किसी ना किसी एंगल के अंदर लाई ज़रूर करेगा। हमें जस्ट ये ध्यान देना है कि हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए, बाकी तो आसानी से लाई कर लेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपको एंगल फाइंड करना है कितना है, तो एंगल ये शायद 37 डिग्री होगा, बट वो एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है इधर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा है क्या cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट एंगल है। ठीक है, अगर cos को हम एब्रीविएशन फॉर्म में लिखेंगे तो कोसेकेंट तो नहीं होगा, इधर कोसेकेंट हो जाएगा तो कोसेक का हो जाएगा। अगर cos का एब्रीविएशन फॉर्म अगर हम कोई पूछ ले तो होगा कोसाइन। साइन का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में देता हूँ। ठीक है, ये जो एब्रीविएशन फॉर्म है ये मैं आपको लिखा के दे दूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पूछा है कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या ये से बात सही है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉट और ए को हम मिलाकर एक चीज़ बोलते हैं कॉट है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई थोड़ी ना है। ठीक है,
ये दोनों एक साथ नहीं होते हैं बट इसका प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर 4 का आंसर फॉल्स हो गया। तो अभी देख लेते हैं साइन। साइन का वैल्यू क्या 4/3 हो सकता है फॉर सम थीटा एंगल, ठीक है। साइन का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि नीचे का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कुछ नहीं मैटर करता, ठीक है। क्या नीचे का वैल्यू बड़ा है, नहीं, तो यानी कि ये एंगल थीटा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर कब पॉसिबल होता, जब हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। अगर इधर 4/3 दे देता तो पॉसिबल हो जाता, बट इधर नीचे का वैल्यू छोटा दे दिया तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो अभी जो मैंने बोला था एब्रीवेशन, उसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हालांकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे सिली क्वेश्चन आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के रहते ये सिली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, पता नहीं, बट अगर बुक में दिया है तो लिखाना ज़रूरी होता है। तो आप देख लीजिए, साइन का होता है साइनी, साइनी ऑफ एंगल है, ठीक है। साइनी ऑफ एंगल है को जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो बन जाता है साइन ए। तो वैसे ही कोसाइनी जो होता है उसको हम लिखते हैं कोसे। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं टेन। कोसेकेंड को जो होता है उसको लिखते हैं कोस। सेकेंड जो होता है उसको लिखते हैं सेक। और को टेंजेंट जो होता है उसको लिखते हैं कॉट। अब मैंने जो आपको कहा था कि पिछले 7 साल की PYQs, ये देख सकते हो, पिछले 7 साल की PYQs क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ठीक है। वो सारे मतलब इन 2 एक्सरसाइज से, पहले 2 एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चंस थे, अभी सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो एक्सरसाइज से ही आते हैं, अगर नहीं किया हुआ है या कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है वो भी करा के दे दूँगा अभी। ईयर 2025 में आया है उसका क्वेश्चन, अगर मैं 2025 में आपको दिखाऊं तो ये क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से आया था। तो ये तो लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि 8.4 के ऊपर, वही करने के बाद मतलब नेक्स्ट लेक्चर करने के बाद ये कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये 35, ये भी आपको 8.3 के बाद ही कर पाओगे। उसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप 8.4 करने के बाद ही कर पाओगे, यानी कि 3 MCQ, ठीक है, जो लास्ट 2 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता हर साल, ठीक है, कभी कभी फर्स्ट पहले 2 एक्सरसाइज से भी ज़्यादा पूछ लिया जाता है, किसी साल लास्ट के दोनों एक्सरसाइज से भी ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है। एग्जामिनर की मेंटेलिटी हर साल चेंज होती रहती है। तो 2, उसके साथ साथ 3 MCQ, उसके साथ साथ ये प्रूफ दैट, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रूफ कराऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और ये 2 मार्क के और क्वेश्चन, ठीक है, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो ये 25 का क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें कोई MCQ नहीं था इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आया था एक्सरसाइज 8 से MCQ, 8.4 से MCQ, ठीक है। उसके बाद ये और एक MCQ है जो कि 8.3 से 3 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये है शायद सेक और टेन, ठीक है। इसको जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैंने कल कराया था, नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने कराया था, ये प्रूफ कराना सिखाया था साइन का। और ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। देख लो 2 मार्क का क्वेश्चन आया है, कितना ईजी था और वही पूछ लिया, ठीक है। तो बुक के ही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो अभी उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन इधर दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और एक्स इधर दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है। हम नॉर्मली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा लिख लेना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए tan थीटा और बी cot थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, तो यानी कि प्लस या माइनस वो 1 इनमें से कुछ आएगा, ठीक है। तो tan थीटा को हम चेंज नहीं करते, ठीक है। हमें किसी तरीके से सोच के इधर tan और cot को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर tan और cot है क्या, नहीं है। इस तरीके का अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। MCQ में को सॉल्व करने का कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता, उसको आपको दिमाग में के अंदर सोचना पड़ता है और सोच के आपको एक मेथड डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर tan और cot आपको दिख रहा है,
बट हटाना पड़ेगा क्योंकि आंसर में ऑप्शन में टेन और कोट है ही नहीं। ठीक है, तो मैं टेन में सोच लेता हूँ इधर। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ टेन थीटा को हम चेंज नहीं करेंगे, बट कोट थीटा को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कोट थीटा को हमें पता है टेन थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी कि टेन थीटा का 1 बाई कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। इसको जब हम चेंज कर देंगे तो 1/tan थीटा बन जाएगा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a/b। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लगा, अदरवाइज़ अगर आपको ये दिमाग में सोचते तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक मिनट के अंदर सोचना पड़ेगा, सोच के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं खुद से क्रिएट करके दूंगा, बट वो एंडिंग लेक्चर में होगा। ठीक है, इधर जस्ट मैं आपको MCQ, PYQ और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, सीरियल लेक्चर के अंदर। बट एंडिंग लेक्चर के अंदर जो लास्ट का लेक्चर होगा उधर मैं खुद से क्रिएट करके कुछ लेक्चर मतलब कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये देख लो, ये बहुत पहले का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें पहले तो ऐसे एक ही MCQ आता था। ठीक है, अभी तो 4-5 आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स वाला जो आज मैंने कराया, यही ट्रू फॉल्स वाला, जिसमें सेक का वैल्यू हो सकता है, कौन सा वैल्यू ट्रू है, तो सेक का वैल्यू ये ट्रू है, बाकी सारे तो रॉन्ग है। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अभी भी ऐसे ही आते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी MCQ पैटर्न चेंज हो गया। ये देख लो, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस और कॉट का निकालना है। ये आज मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, और ये कल कराऊंगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कल कराऊंगा। बट अभी क्या होता है ना, इन ऐसे क्वेश्चन की देने की बजाय वो MCQ क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अभी 45 मार्क का MCQ और 45 मार्क का जो सेवा बोर्ड का रूल है ना, वो चेंज होने की वजह से MCQ क्वेश्चन की पैटर्न ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसके कारण आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और जहाँ पे सोचना ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे रॉन्ग भी ज़्यादा होता है। तो आपको जम के प्रैक्टिस करनी है जिससे सारे क्वेश्चन सही रहे। ये और एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी आप देख लो, ये भी चैप्टर नंबर 4 का मतलब एक्सरसाइज 4 का है। ठीक है, तो ये आपको मैं तब कराऊंगा। उसके बाद ये तो वैल्यू बेस्ड है, ये आपको 8.3 में कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये भी 2 मार्क का आया है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क का ही आता है, 2 या 1 मार्क का। ठीक है, तो आप उसी लेवल के हिसाब से लिखना और सॉल्व करना। 2017 का क्वेश्चन पेपर है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को माइनस करना है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, इसको जब हम माइनस करोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो ये आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। ये एक नया क्वेश्चन मेरे को दिखा। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो वो बेसिक मेथड है। ठीक है, जो आपने सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, इधर हाइपोटेन्यूस, इधर बेस और परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूस निकल के आ जाएगा 41। तो उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर की जगह पे मैं जब इस इक्वेशन को मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 41√41, उसके बाद 5, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, उसके बाद √41 नीचे कॉमन आ जाएगा, इधर भी √41 कॉमन आ जाएगा, तो 41 कैंसिल आउट। उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करके आंसर इधर आ जाएगा 1/16। ये तो है बेसिक मेथड। इसको करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। इधर क्या लिखा है, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो इधर आप में दिखाई दे रहा है साइन और कॉस के टर्म में आंसर है। तो हम अगर साइन को हम क्या टेन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। तो इधर मैंने ये लिखने की कोशिश की है। ठीक है, साइन थीटा को मैंने क्या लिखा है, साइन बाई कॉस। हर एक टर्म को मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया। साइन थीटा को क्या लिखा है, साइन बाई कॉस। कॉस को लिखा है कॉस बाई कॉस। साइन को साइन बाई कॉस, कॉस को कॉस बाई कॉस। तो जो ये बनेगा, तो ये साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस, और कॉस बाई कॉस का मतलब क्या है 1, जो कि लिखना नहीं पड़ेगा। तो इजी हो गया। अभी इसके कंपेयर, ऊपर वाले के कंपेयर में तो इजी हो गया। tan थीटा प्लस 2। अब 5 tan थीटा इक्वल टू 4, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4/5। तो इधर 4/5 पुट कर लो, ख़त्म। 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, -3। 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट कर लो, +2। 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 से 2 प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा, 1/6।
ठीक है। तो इस लेवल का आपको अगर दिमाग लगाना आता है तो ऐसे क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, जो कि आपका बुक का क्वेश्चन नहीं है, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। बट ये तभी हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा इंटरवल में प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, ये लेक्चर मैं छोटा रखना चाहता हूँ, इसीलिए जस्ट मतलब 1 घंटे के अंदर ही मैं समराइज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 घंटे या 2.5 घंटे का रह सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है, वो बहुत लंबा चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो उधर 2 एक्सरसाइज है और PYQs भी है, MCQs भी और भी है। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो सारी चीज़ों को समराइज़ करने के लिए उस लेक्चर को लिखना पड़ेगा। बाकी ये लेक्चर छोटा है, आप देख लीजिए। आप अगर कोई भी किसी भी टेबल में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 2-3 बार और लिख के देखिए, टेबल को 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको सिंगल वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिंगल वैल्यू याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप टेबल लिखिए, प्रैक्टिस करिए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।